हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करने वाले हैं 2023 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन। किस सब्जेक्ट का? ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल्स का है। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है BU 8 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 में से कोई 7 आपको बनाना होता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स बेड सो दैट द अप्लाइड लोड इज। स्टोन को जो है उसके बेड के अलोंग रखा जाता है ताकि अप्लाइड लोड हमारा क्या रहेगा। चार ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर नॉर्मल टू इट। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ली चेटलियर डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। देखिए ली चेटलियर डिवाइस जो ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह का हमारा टेस्ट होता है सीमेंट पे, जैसे सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो भी तरह का टेस्ट है तो ली चेटलियर डिवाइस हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट में इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है द प्रॉपर साइज ऑफ मॉड्यूल फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। अगर आपको सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है तो मॉड्यूल का प्रॉपर साइज क्या होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7.05 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा क्या आंसर हो जाएगा सर 7.05 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाइम मोटार इज जनरली मेड विथ। लाइम मोटार जो है कई तरह का हमारा मोटार होता है। लाइम मोटार किससे बना होता है जनरली, तो हाइड्रोलिक लाइम से बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज डैश एज कंपेयर टू नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जो है ये क्या होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्ट्रेंथ, तो मोर ब्रिटाइल होता है यहाँ पे। ठीक। एक और बात आपको बता देते हैं, आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए। वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा लिंक वगैरह रहता है, या फिर कुछ वैसा इंपॉर्टेंट चीज रहा तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस इज। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन डेब्रिस को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, इंसाइनरेशन, रिसाइकलिंग, लैंडफिल, सॉलिडिफिकेशन। तो लैंडफिल सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली लैंडफिल कहा जाता है, लेकिन थ्योरी के अनुसार रिसाइकलिंग होना चाहिए। ठीक ना, हमारा कोई भी वेस्ट होता है तो उसको हम लोग सबसे पहले रिसाइकल करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जैसे कि कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट में सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान के चलिए घर तोड़े, ईटा उटा का टुकड़ा बच गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे गड्ढा होता है वहां जाके फेंक देते हैं, यानी कि लैंड फिल कर देते हैं। आप समझ गए। तो जनरली हम लोग लैंड फिल करते हैं, लेकिन अगर थ्योरी के अनुसार देखा जाएगा तो रिसाइकलिंग भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड करने का मतलब जहाँ पे पानी आपका जमा हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में कौन सा सुटेबल है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। लाइम मोटार, गेज मोटार, सीमेंट मोटार, मड मोटार। तो सीमेंट मोटार सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज ए। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी किस तरह का मटेरियल है, थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, इलास्टोप्लास्टिक है, या रिगिड प्लास्टिक है। ये हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन क्या है द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील इज। हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील के बीच में जो रेशियो होगा वो यंग्स मॉडुलस का वो कितना होता है, 1 होता है रेशियो। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। पिगमेंट्स आर फाइन सॉलिड पार्टिकल्स यूज्ड इन प्रिपरेशन। पिगमेंट्स कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पिगमेंट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है हमारा डिस्क्राइब द टेस्ट परफॉर्म टू चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो देखिए ब्रिक्स का क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग जो है ना कई तरह का टेस्ट करते हैं। जैसे कि क्या टेस्ट करते हैं, सबसे पहला हम लोग टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये सारा आपका क्या है टेस्ट है। ठीक ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन में देखा जाता है कि वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद इफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं हम लोग।
इफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग हार्डनेस टेस्ट करते हैं। अभी सारा चीज आपको हम डिस्क्राइब करके बताएंगे, पहले टेस्ट बता रहे हैं। हार्डनेस टेस्ट करते हैं, इसके अलावा हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं, उसके बाद शेप और साइज का भी टेस्ट लेते हैं हम लोग ब्रिक में, और इसके साथ साथ हम लोग और भी एक खास तरह का टेस्ट करते हैं, वो है स्ट्रक्चर टेस्ट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ टेस्ट जो है ब्रिक का क्वालिटी चेक करने के लिए करते हैं। आइए सारा टेस्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला टेस्ट है वो हमारा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। ठीक ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हमारा क्या बताता है, ये टेस्ट हमको डिटरमाइन क्या करता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी बताता है। क्या बताता है ये, हमारा लोड बियरिंग कैपेसिटी बताता है। हमारा जो है इस टेस्ट में क्या करते हैं, ब्रिक को सब्जेक्ट किया जाता है इंक्रीजिंग कंप्रेसिव लोड के लिए, जब तक वो फेल नहीं कर जाता है। मतलब ईटा को रख देते हैं और हम लोग कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, और कब तक लगाते हैं, जब तक वो फेल नहीं कर जाता है। ठीक, उसके बाद अगला टेस्ट है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये हमारा क्या करता है, पोरोसिटी या फिर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बताता है। ईटा जो है हमारा कितना पानी सोख सकता है या कितना पोरस है, वो चीज हमारा बताता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सूखा ईटा को नाप लेते हैं, उसके बाद उसको सोक किया जाता है 24 घंटा के लिए। ठीक ना, उसके बाद पानी में उसको डाल देते हैं 24 घंटा के लिए। सोकिंग करने के बाद फिर से उसको नापा जाता है। सबसे पहले हम लोग सूखा ईटा नाप लिए, फिर 24 घंटा पानी में डुबाए, फिर नापे। ठीक, अब नापने के बाद स्वाभाविक ईटा में कुछ पानी जमेगा तो ईटा का वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका जो परसेंटेज इंक्रीज इन वेट होगा वो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बताएगा। ठीक है, जैसे हमारा सूखा ईटा था उसका कुछ और वजन था, पानी में 24 घंटा डुबाए, अब ईटा का वजन बढ़ गया, तो जो भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वेट का, वो क्या बताएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ब्रिक बताएगा। गुड क्वालिटी मतलब एक अच्छा ईटा के लिए हमारा जो है वाटर एब्जॉर्प्शन 20% ऑफ ड्राई वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जब ईटा सूखा हुआ था उस समय जो वजन था उससे 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला टेस्ट हमारा क्या है, इफ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को हम लोग क्यों करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स चेक करने के लिए, हमारा ईटा में सॉल्युबल सॉल्ट्स है कि नहीं है। बात समझ गए। इसमें हमारा क्या होता है कि व्हाइट या ग्रे पैचेस हमको देखने को मिलता है सूखने के बाद ईटा के सरफेस पे, जो कि हमारा क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट को इंडिकेट करता है। अगर बहुत ज्यादा इफ्लोरेसेंस रहा तो हमारा ईटा क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है। बात समझ गए। उसके बाद हमारा हार्डनेस टेस्ट है। हार्डनेस टेस्ट हमको क्या बताता है, रेसिस्टेंस टू एब्रेशन बताता है। हार्डनेस का मतलब ही होता है एबिलिटी टू रेसिस्ट एब्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट में एक शार्प टूल लेते हैं, उससे हम लोग स्क्रैच करते हैं, मतलब खरोचते हैं ईटा के सरफेस को। अगर हमारा कोई भी निशान नहीं बचता है तो इसका मतलब हमारा ईटा जो है हार्ड है और अच्छे क्वालिटी का है। बात समझ गया। हार्डनेस टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग एक ईटा को लेते हैं, उसको एक शार्प टूल की मदद से खरोचते हैं। ठीक, और खरोचने के बाद क्या हुआ, अगर आपका जो है कोई भी निशान नहीं बचता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ईटा क्या है, हार्ड है। ठीक ना, और वो अच्छे क्वालिटी का है। उसके बाद अगला क्या है, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ईटा लेते हैं और उसको आपस में टकराते हैं। ठीक, और एक जो है वो टकराने के बाद साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसा, रिंगिंग मेटल का साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर अच्छा साउंड मेटल कर रहा है, टन से बोल गया, इसका मतलब वो क्या है, गुड क्वालिटी का ईटा है। लेकिन अगर डल साउंड हो गया, मतलब सही से आवाज नहीं निकल रहा है, इसका मतलब उसमें इंटरनल क्रैक या डिफेक्ट है ईटा में, वो अच्छा ईटा नहीं है। उसके बाद अगला टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो शेप और साइज का टेस्ट है। ठीक है, ब्रिक्स को चेक किया जाता है विजुअली टू इंश्योर दे आर यूनिफॉर्म इन शेप एंड साइज। ब्रिक्स को जो है चेक किया जाता है, विजुअली देखा जाता है, विजुअली देख मतलब उसको जो है सही से ऊपर नीचे देख लेते हैं, ताकि उसमें ये पता चल जाए कि इसका शेप साइज सही है कि नहीं है। ठीक है, एक अच्छा ईटा में हमारा क्या होना चाहिए, शार्प एज होना चाहिए, उसका किनारा जो एकदम शार्प होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए, जो कि हमारा स्पेसिफिकेशन कहता है। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देख लेंगे, इसमें स्ट्रक्चर टेस्ट देख लेंगे। अ, उस इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को तोड़ते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, मतलब ईटा को तोड़ देंगे, उसका जो है अंदर का हिस्सा को हम लोग सॉरी ऑब्जर्व करेंगे। ईटा को तोड़ के अंदर का हिस्सा ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद देखेंगे स्ट्रक्चर हमारा होमोजेनस मतलब एक समान है कि नहीं है, कंपैक्टेड है कि नहीं है।
ठीक है, बीच में खाली जगह तो नहीं है, लम्प्स उसमें नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज हम लोग स्ट्रक्चर टेस्ट में करते हैं। तो ये हमारा कुछ टेस्ट था किस पे, क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स के लिए टेस्ट था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द कॉमन डिफेक्ट्स इन ब्रिक। हमारा ईटा में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे फिर से रिपीट कर सकता है एग्जाम में। तो हमारा ईटा में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, हमारा ईटा में कई तरह का डिफेक्ट होता है। देखिए, ये ईटा के अंदर होने वाला कुछ डिफेक्ट है हमारा, आपके सामने कई सारा डिफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको हम पहले कुछ डिफेक्ट का नाम बताते हैं, फिर इसको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहला हमारा जो डिफेक्ट होता है ईटा में, वो है क्रैकिंग। हमारा ईटा जो है टूट जाता है। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट जो होता है वो क्या है आपका, वार्पिंग। फिर एक डिफेक्ट होता है ईटा में, वो क्या है, इफ्लोरेसेंस। ये बड़ा खतरनाक है। उसके बाद एक और डिफेक्ट होता है अनइवननेस शेप एंड साइज, जिसमें कि शेप और साइज एक समान नहीं होता है। उसके बाद और क्या होता है, स्पॉन्जी टेक्सचर देखने को मिलता है, ये भी एक तरह का डिफेक्ट है। ये सब डिफेक्ट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर सकता है ये। उसके बाद हमारा एक खास तरह का डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग ब्लैक कोर कहते हैं। ये आपका इफ्लोरेसेंस डिफेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। उसके बाद ये वाला जो डिफेक्ट है इसको हम लोग ब्लैक कोर कहते हैं। ये आपका कौन सा डिफेक्ट है, ब्लैक कोर हो गया। उसके बाद अगला हमारा जो डिफेक्ट है वो है लैमिनेशंस। ईटा का ऊपर से लेयर जो है वो झड़ने लगता है। उसके बाद एक और खास तरह का डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग ब्लोटिंग कहते हैं। बात समझ गए, हमारा एक और खास तरह का डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लोटिंग कहते हैं। तो ये रहा आपका ब्लोटिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका ब्लोटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ईटा में कई सारा डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना आएगा। सारा डिफेक्ट आप देख लीजिए। हमारा जो है पहला क्या है, क्रैकिंग है। क्रैकिंग हमारा ऑकर कब होता है, जब हमारा सूख जाता है। ठीक है, या फिर बर्निंग प्रोसेस के समय आपको क्रैकिंग देखने को मिलता है। ये होता किस वजह से है, तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से होता है, या फिर एक्सेसिव ड्राइंग की वजह से भी होता है। अगर ईटा बहुत ज्यादा सूख गया तो आपको क्रैकिंग देखने को मिल सकता है, या फिर अगर सही से गर्म नहीं हुआ है, हीटिंग सही से नहीं हुआ है, तो वहां पे भी आपको क्रैकिंग देखने को मिलेगा। अगला डिफेक्ट है हमारा वार्पिंग। वार्पिंग जो है, इसमें हमारा क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स हो जाता है। और इसमें वो क्या करता है, जब आपका डिफॉर्मेशन होता है ब्रिक का, तो ये आपका लूज करता है अपना रेक्टेंगुलर शेप। ईटा हमारा जनरली क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का है, तो वो अब वो रेक्टेंगल शेप का नहीं रह जाता है अगर वार्पिंग हो जाएगा तो। इफ्लोरेसेंस अभी आपको दिखाए थे कि हमारा इफ्लोरेसेंस जो है किसके वजह से होता है, सॉल्युबल सॉल्ट्स की वजह से होता है। ठीक, और यहाँ पे आपको जो है व्हाइट या ग्रे पैचेस जो है ईटा के ऊपर देखने को मिलता है। अनइवन शेप और साइज। अनइवन शेप और साइज में क्या होता है हमारा, अगर आपका मोल्डिंग सही से नहीं हुआ या फिर कटिंग सही से नहीं हुआ है, आपका क्या होगा, अनइवन शेप, मतलब जो है एक समान शेप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ना। उसके बाद हमारा अगला डिफेक्ट है स्पॉन्जी टेक्सचर। ठीक, अगर आपका सही से कंपैक्शन नहीं हुआ है मोल्डिंग के समय में, तो आपको स्पॉन्जी टेक्सचर देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक डिफेक्ट है ब्लैक कोर। अगर ईटा आपका सही से नहीं जलता है, ईटा का अगर बर्निंग जो है सही से नहीं हुआ है, तो आपको ब्लैक कोर देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक डिफेक्ट होता है लेमिनेशन। ठीक है, लेमिनेशन में हमारा क्या होता है कि ईटा के सरफेस पर से कुछ हिस्सा जो है झड़ के गिरने लगता है। उसके बाद एक डिफेक्ट होता है ब्लोटिंग। अभी तो आपको ब्लोटिंग का हम फोटो भी दिखाए थे। ब्लोटिंग हमारा क्या करता है, ब्रिक को कमजोर करता है। ठीक है, और इसको अनसुटेबल बनाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हमारा ईटा का कुछ डिफेक्ट था, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है।
उसके बाद आगे हमको क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये सारा टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है, मेटामॉर्फिक रॉक, आरसीसी और पीसीसी, हाई टेंसाइल, डिमोलिशन वेस्ट। ये जो है एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, आपको चारों लिखना, और हर एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का है, तो उसी हिसाब से हम आंसर भी लिखे, बहुत लंबा चौड़ा लिखे नहीं है। पहला क्या कहता है आपको, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, देखिए। मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जैसे आप, हमारे पास कई तरह का रॉक है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, उसी तरह से एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक बनता कैसे है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, ठीक ना। मेटामॉर्फिक रॉक जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, लेकिन ये किस कंडीशन में बनता है, जब आपका बहुत ज्यादा हीट रहेगा या प्रेशर रहेगा या फिर केमिकली एक्टिव फ्लूइड रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। और ये जो प्रोसेस है बदलने का, किसका, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक में जो बदलने का प्रोसेस है उसको हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, मार्बल इसका कॉमन एग्जांपल है, सिचिस्ट इसका कॉमन एग्जांपल है। मार्बल आपका लाइमस्टोन से बनेगा, ये आपका सिल से बनेगा। ये हमारा रॉक्स जो है, मेटामॉर्फिक रॉक जनरली किस तरह का होता है, हार्डर होता है, मोर ड्यूरेबल होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। तो जिस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक पे आया है, आपको इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक भी देख लेना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मेटामॉर्फिक पूछा है ना, इग्नियस और सेडिमेंट्री भी देखी जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आरसीसी और पीसीसी के बीच में लिखने के लिए कहा जाता है, तो पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जैसे आपको बता देते हैं, सिंपल से आप समझ जाइए। पीसीसी में क्या होता है, जैसे जो हम लोग मसाला तैयार करते हैं, किसका मसाला रहता है, वाटर का, सीमेंट का, ठीक है। और एग्रीगेट, एग्रीगेट भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। बात समझ गए, एक हो गया फाइन, एक हो गया कोर्स। फाइन एग्रीगेट हम लोग बालू को कहते हैं, और कोर्स एग्रीगेट कहते हैं गिट्टी को, ठीक है। तो इस सब का जो मिक्सचर है वो आपका क्या बनता है, कंक्रीट बनाता है। अगर इसी मिक्सचर में हम लोग क्या डाल दें, स्टील यानी कि सरिया डाल दें, छड़ डाल देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आरसीसी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें हम लोग आरसीसी में एक एक्स्ट्रा चीज क्या जोड़ते हैं, स्टील बार्स या वायर्स जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि छड़ जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आरसीसी कहलाएगा। अब पीसीसी क्या हो जाएगा कि हमारा जो है सिंपल कंक्रीट, जो हम लोग ढलैया में इस्तेमाल करते हैं। तो पीसीसी हमारा क्या है, एक बेसिक मिक्सचर है, किस चीज का, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का और वाटर का। इसमें कोई रेनफोर्समेंट जैसे कि स्टील यानी कि छड़ वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है नॉन स्ट्रक्चरल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्ट्रक्चरल पर्पस जैसे कि हमारा क्या हो गया, फ्लोरिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद पाथवे, जैसे आप गांव सबका गली में देखिएगा ढलैया के ओवर रोड रहता है। उसके बाद सिंपल फाउंडेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमको क्या देता है, सॉलिड लेवल सरफेस देता है, लेकिन ये जो है टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। प्लेन कंक्रीट हमारा जो टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं कि हमारा जो है आरसीसी क्या होता है। आरसीसी में हमारा क्या हो गया, जो प्लेन कंक्रीट है उसमें आप क्या कर दिए हैं, स्टील जोड़ दिए हैं, ठीक ना। हमारा जो प्लेन कंक्रीट है इसमें हम लोग जो है बस एक क्या किए, स्टील बार्स या फिर वायर्स जो भी है, छड़ को जोड़े हुए। और ये आरसीसी जोड़ने से हमारा क्या होता है, रेनफोर्समेंट को जोड़ने से हमारा आरसीसी में एक खास एबिलिटी डेवलप होता है, जो कि टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट कर सकता है। इसको जो है हम लोग स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब और ब्रिज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। आरसीसी हमारा एसेंशियल है किसके लिए, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, उसमें आरसीसी का बहुत बड़ा योगदान है, ताकि उससे हमको स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंस टू क्रैकिंग देखने को मिलता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सी नंबर। सी हमको कह रहा है हाई टेंसाइल स्टील के बारे में बताइए। तो नाम में ही हाई लिखा हुआ है, ठीक है। हाई लिखा हुआ है, और टेंसाइल तो आप जानते हैं दो तरह का फोर्स होता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल। तो हाई टेंसाइल स्टील में हमारा क्या होता है, हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। बाकी कार्बन स्टील की तुलना में हाई टेंसाइल स्टील में हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। नाम से क्लियर हो गया, एक पॉइंट तो आप ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम में। उसके बाद क्या कहता है, इसमें हमारा जो है हाई यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक। इसमें हमारा क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा लोड ले सकता है। और ये हमारा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन और ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा लोड जो है बार बार हैवी हैवी ट्रक गुजरता है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। हाई राइज बिल्डिंग में ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी, जिसमें कि हमारा जो है अदर स्ट्रक्चर जिसमें कि स्ट्रेंथ और लाइट वेट मटेरियल हो। उसके बाद ये हमारा अप्लाई कहाँ किया जाता है, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंजीनियर, सॉरी,
ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में भी ये हमारा जो इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा डिमोलिशन वेस्ट। अब सवाल ये होता है कि सर हमारा डिमोलिशन वेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो डिमोलिशन वेस्ट क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग या सड़क में, क्या कह रहे हैं गौर से सुनिएगा, डिमोलिशन वेस्ट क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग सड़क या पुल को तोड़ने से जो कचरा निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमोलिशन वेस्ट कहते हैं। डिमोलिशन वेस्ट इज डेब्रिस। ये जो शब्द है डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब क्या होता है, तोड़ने के बाद बचा हुआ टुकड़ा टुकड़ा या मलबा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेब्रिस कहते हैं। तोड़ने के बाद बचा हुआ टुकड़ा या फिर मलबा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेब्रिस कहते हैं। तो हमारा क्या डिमोलिशन वेस्ट क्या है, जो भी हमारा तोड़ने उड़ने के बाद जो कचरा मिलता है। तो डिमोलिशन वेस्ट इज डेब्रिस जनरेटेड फ्रॉम डिसमेंटलिंग मेंटलिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, etc। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, इसमें हमारा कौन कौन सा मटेरियल होता है, जैसे कि कंक्रीट रहता है, ब्रिक रहता है, वुड, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, एस्फाल्ट वगैरह रहता है। मतलब अगर आप कोई भी चीज को तोड़िएगा तो वहां से आपको कंक्रीट तो मिलेगा ही मिलेगा, ईटा भी मिल जाता है, लकड़ी भी मिलता है, मेटल उटल भी मिल जाएगा, ग्लास या शीशा भी मिलेगा, प्लास्टिक, और अगर रोड को तोड़िएगा तो असफाल्ट भी मिलेगा। उसके बाद इसमें से हमारा कुछ मटेरियल जो है वो हजार्डस मतलब नुकसानदायक और नॉन हजार्डस भी हो सकता है, यानी कि हमारा कैसा मटेरियल उस पर डिपेंड कर जाएगा। अगर इसका सही से मैनेजमेंट नहीं किया गया, ठीक है, तो इन्वायरमेंट पे बहुत खतरनाक ये असर छोड़ता है। बात समझ गए। आपको क्या लगता है डिमोलिशन वेस्ट कंस्ट्रक्शन वेस्ट हार्मफुल नहीं होता, जब कोई भी बिल्डिंग टूटता है देखिएगा बहुत हैवी अमाउंट में एयर पॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं कंक्रीट या मेटल का, ठीक ना, या फिर अगर ईटा उटा है तो उसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं कहीं पे, जैसे कि मान के चलिए कहीं पे गड्ढा है तो वहां पे ईटा का टुकड़ा डाल दिए, या फिर लकड़ी उकड़ी है तो उसका भी हम लोग रिसाइकलिंग कर लेते हैं। समझ गए, तो ये सारा चीज हम लोग डिमोलिशन वेस्ट पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका डिमोलिशन वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कुछ डिमोलिशन वेस्ट का हमने फोटो डाल रखा है, आप इसको देखिए। ये हमारा देख सकते हैं आप फिगर में कि घर मकान तोड़ने के बाद जो हमारा कचरा बचा हुआ है वो हमारा क्या है, डिमोलिशन वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ 5 वेराइटीज ऑफ स्टोन्स। 5 गो स्टोन का वेराइटी का आपको क्या क्या बताना है, उसका प्रॉपर्टी बताना है और उसका यूज बताना है। तो हमारा देखिए स्टोन कई तरह का होता है, ठीक ना। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो है स्टोन के बारे में डिटेल में पढ़ना भी है। तो आपको हम 5 स्टोन जिसके बारे में बताएंगे, सबसे पहला आपको हम ग्रेनाइट के बारे में बताएंगे, इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे और उसका यूज बताएंगे। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो सैंड स्टोन देखेंगे। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो हमारा क्या है, लाइम स्टोन हम लोग देखेंगे। चौथा चीज जो हम लोग देखेंगे वो हमारा क्या होगा, मार्बल होगा। पांचवा जो होगा हमारा वो क्या है, बसाल्ट है। बात समझ में आ रही है, तो ये सब हमारा हमारा जो है पांचों कॉमन एकदम स्टोन है। ठीक, कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई भी कंस्ट्रक्शन काम में ये 5 जो है एकदम कॉमन है, यूज हो ही जाता है। तो हम लोग एक एक करके सबका प्रॉपर्टीज और यूज देखते हैं। सबसे पहला हम लोग किसके बारे में देखेंगे, ग्रेनाइट के बारे में देखेंगे। इसका प्रॉपर्टीज क्या, ग्रेनाइट का ये हार्ड होता है, डेंस होता है, ड्यूरेबल स्टोन होता है और इसमें ग्रेनुलर टेक्सचर होता है। ठीक है, ये हमको कई सारा कलर्स में अवेलेबल है, जिसमें कि ग्रे, पिंक, ब्लैक वगैरह जो भी आपको कलर चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा और ये रेसिस्ट कर सकता है वेदरिंग और एब्रेशन को रेसिस्ट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका यूज बताइए सर। ग्रेनाइट कॉमनली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग फाउंडेशन, बिल्डिंग फाउंडेशन में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पेवमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, या मॉन्यूमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरिंग वगैरह में भी ग्रेनाइट इस्तेमाल होता है डेकोरेटिव फैकेट्स के लिए। अगला हमारा क्या है, सैंड स्टोन है। ठीक है, अगला हमारा क्या है सर, सैंड स्टोन है। सैंड स्टोन का आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं। सैंड स्टोन एक तरह का क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि हमारा किससे बना है, सैंड साइज मिनरल पार्टिकल से बना है। इसमें यूनिफॉर्म टेक्सचर मिलता है और कई सा कलर में अवेलेबल है, जैसे कि रेड, येलो, ब्राउन वगैरह में अवेलेबल है। सैंड स्टोन जो है रिलेटिवली सॉफ्ट होता है और इसमें काम करना आसान होता है, और ये जो है हमारा ड्यूरेबल भी होता है। इसके बाद इसका यूज क्या है, वाइडली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्लेडिंग वॉल्स में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है,
स्टैचूज वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज, डैम और रिटेनिंग वॉल में इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा क्या है, लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन का हमारा कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि मेनली कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। जैसे ही आपका लाइम आ गया होगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट एवे करेगा। तो ये हमारा जो है किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ये जो है हमको कई सारा रेंज में मिलता है, जिसमें कि आपका कलर्स आपका हो गया व्हाइट, ग्रे, येलो वगैरह वगैरह, ठीक है। लाइम स्टोन रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, इसको काटना आसान होता है, ठीक। इसमें गुड ड्यूरेबिलिटी और रेसिस्टेंस टू वेदरिंग देखने को मिलता है। लाइम स्टोन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फैकेट्स बनाने में, फ्लोरिंग और रूफिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी लाइम आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये बेस मटेरियल का काम करता है रोड्स में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्बल अगला हमारा स्टोन है। मार्बल जो है एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि किससे बना हुआ है, लाइम स्टोन से बना हुआ है। इसमें हमारा जो है फाइन ग्रेन टेक्सचर होता है, जो कि कई सारा कलर रेंज में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद मार्बल आपका कॉमनली कहाँ इस्तेमाल हो जाता है, इंटीरियर फ्लोरिंग में इस्तेमाल होता है। देखिएगा आप लोग, हम लोग घर बनाते हैं ना, तो फ्लोर पे, फर्श पे हम लोग मार्बल्स लगाते हैं, या फिर वॉल क्लेडिंग में इस्तेमाल होता है। डेकोरेटिव स्कल्पचर्स बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मंदिर वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मार्बल, मंदिर हो गया या मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला हमारा क्या है, बसाल्ट है। बसाल्ट हमारा इग्नियस रॉक है, फाइन ग्रेन टेक्सचर होता है, डार्क कलर का होता है, यूजुअली ब्लैक और ग्रे आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलता है। और समझ गए। बसाल्ट जो है आपका रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, या रेलवे ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग स्टोन है, किसके लिए, फाउंडेशंस और एक्सटीरियर वॉल्स के लिए। हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का जो है ये मतलब क्या होता है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है आपका, द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू resist weathering action, chemical attack and abrasion while maintaining its desired engineering properties, while maintaining its desired engineering properties। यानी कहने का मतलब हो गया, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का अगर आपसे कोई बात करेगा तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या, एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेसिस्ट वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक। जब अगर हमारा कंक्रीट पे वेदरिंग एक्शन होता है या फिर केमिकल अटैक होता है तो उसको रोकने का जो क्षमता है वो उसका ड्यूरेबिलिटी बताता है, ठीक ना। इसमें हम लोग जो है कौन कौन सा फैक्टर है वो सारा फैक्टर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पहला फैक्टर हमारा क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी की ये कैसा टिकेगा नहीं टिकेगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। कंक्रीट बनाने में हम लोग जो है रॉ मटेरियल्स किस क्वालिटी का डाले हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। उसके बाद और ये किस पे डिपेंड करता है, क्यूरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। क्यूरिंग आप पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कंक्रीट के लिए। उसके बाद अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। उसके बाद और किस पे ये डिपेंड करता है, हमारा एक्सपोज्योर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसको आप जो है खुला छोड़े हैं तो किस तरीके से छोड़े हैं।
उसके बाद और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा मिक्स डिजाइन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो डिजाइन किस हिसाब से बनाया गया है। और किस पे डिपेंड करेगा, वर्कमैनशिप। ठीक है, इसको बनाने में और इसको जाके रखने में जो हमारा जो भी है उस पे ये डिपेंड करता है, जिसको आप वर्कमैनशिप कहते हैं। उसके बाद केमिकल एडमिक्सचर कौन कौन सा है इसमें, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो इतना सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, हमारा ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की, हमारा कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, वो इस सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक एक करके डिटेल में देखते हैं, क्योंकि आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो पे कैसे डिपेंड करता है, ये हमारा जो है सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। अगर आपका लोअर वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक है, तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, डेंसर कंक्रीट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका वॉइड्स बहुत कम होगा और परमिएबिलिटी कम रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हाई वाटर सीमेंट रेशियो है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, पोरस कंक्रीट देखने को मिलेगा, जो कि मोर ससेप्टेबल है किसके लिए, फ्रीज थॉ साइकिल्स और केमिकल अटैक के लिए। उसके बाद अगला हमारा क्या है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, आप जो है किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल्स डाले हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा सीमेंट का क्वालिटी क्या है, एग्रीगेट का क्वालिटी क्या है, या वाटर जो भी इस्तेमाल किया गया वो किस तरह का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब की वजह से हमारा जो है ड्यूरेबिलिटी पे बहुत असर पड़ता है। अब अब जो है हमको ये भी देखना है कि हमारा ड्यूरेबल किस किस कंडीशन में होगा। अगर आप सीमेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा डालते हैं, उसमें लो अल्कली कंटेंट होना चाहिए और वेल ग्रेडेड होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का सीमेंट होना चाहिए, लो अल्कली कंटेंट होना चाहिए और वेल ग्रेडेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्लीन एग्रीगेट साफ सुथरा गिट्टी या बालू डालते हैं, तो इसकी वजह से हमारा कंक्रीट ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। बात समझ गए। उसके बाद हम लोग जो है अगर पोर्टेबल वाटर इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसा पानी जिसमें कि कोई भी तरह का गंदगी नहीं है, तो इससे भी हमारा जो है कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है। उसके बाद अगला चीज हमारा क्या है, क्यूरिंग प्रोसेस है। अब जो है देखिए, आपको एक बात बताते हैं, प्रॉपर क्यूरिंग जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमको क्या मिल सके, डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिल सके कंक्रीट में, और ये कंक्रीट ड्यूरेबल भी बनता है। ठीक, अगर क्यूरिंग में देखा जाए तो क्यूरिंग में हमारा क्या होता है, सफिशियंट मॉइस्चर जो है हमको मेंटेन करना पड़ता है, किसमें, कंक्रीट में, ताकि हमारा कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हो सके। यानी कि हम लोग जो है घर वगैरह बनाने के बाद जो पानी पटाते हैं उसी को यहाँ पे क्यूरिंग कहा गया। अगर आप क्यूरिंग सही से नहीं कीजिएगा तो आपको सरफेस पे क्रैक्स देखने को मिलता है, ऊपर से स्ट्रेंथ कम हो जाता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इससे हमारा कंक्रीट जो है डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद अगला क्या है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है आपका किसके बीच में होता है, अल्कलीज जो कि सीमेंट में पाया जाता है, और जो भी रिएक्टिव मटेरियल से एग्रीगेट वगैरह से, उसके वजह से आपका ये रिएक्शन होता है। बात समझ गए। हमको क्या यूज करना है, लो अल्कली सीमेंट और नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स इस्तेमाल करना है। ठीक, हमको क्या इस्तेमाल करना है, लो अल्कली सीमेंट इस्तेमाल करना है और नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स, एग्रीगेट आप गिट्टी बालू जो कहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमको एप्रोप्रिएट एडमिक्सचर भी इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कम हो सके और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है हमारा अच्छा हो सके। आगे का पॉइंट देखते हैं, एक्सपोज्योर कंडीशंस। कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी मतलब कंक्रीट कितना दिन चलेगा, टिकेगा, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, कि जिस कंडीशन में उसको खुला छोड़ा गया कंक्रीट को, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कंक्रीट हमारा हार्श इन्वायरमेंट में छोड़ा गया है, एक्सपोज मतलब क्या, खुला ये छोड़ना। ठीक है, अगर कंक्रीट हमारा हार्श इन्वायरमेंट में छोड़ा गया, जैसे कि मैरीन इन्वायरमेंट हो गया या इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जहाँ पे आपका केमिकल एक्सपोज्योर देखने को मिलता है, या फिर रीजन्स जहाँ की सीवियर वेदर कंडीशंस होता है, ठीक है, तो उसमें हमको स्पेशल डिजाइन कंसिडरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो ड्यूरेबिलिटी पे बहुत असर पड़ेगा। किस किस कंडीशन में बोले, हार्श कंडीशन में हो गया, या फिर मैरीन इन्वायरमेंट का बात हो जाए, ठीक, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे सीवियर वेदर कंडीशन है, ये सब सिचुएशन के लिए आपको जो है स्पेशल डिजाइन कंसिडरेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद अगला चीज हमारा क्या है, मिक्स डिजाइन है। मिक्स डिजाइन में हम लोग क्या देखते हैं, प्रोपोर्शंस का बात करते हैं, कंक्रीट बनाने में हम लोग जो है किस तरह से प्रोपोर्शन इस्तेमाल किए हैं उस पे हम लोग देखते हैं। अगर आपका वेल मिक्स डिजाइन है, ठीक है, वेल डिजाइन मिक्स है, जिसमें कि आपका अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सीमेंट दिया गया, एग्रीगेट एडमिक्सचर वगैरह डाला गया है,
ठीक ना। तो हमारा क्या रहेगा, अगर मिक्स डिजाइन बहुत अच्छा है, सही है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग है, तो हमारा कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला चीज है हमारा वर्कमैनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गांव सब में जो है ना, वर्कमैनशिप अगर सही से मालूम नहीं होता है तो अक्सर गलती हो जाता है गांव सब में। देखिएगा, जहाँ पे लोग जो है इंजीनियर के बिना काम करते हैं और वर्कमैनशिप सही से नहीं होता है, तो वहाँ पे ये चीज नुकसान ज्यादा होता है। वर्कमैनशिप कहाँ पे देखा जाता है, जब आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद उसको प्लेस कर रहे हैं, उसको जहाँ पे हम लोग कंक्रीट रखेंगे, जहाँ पे हमको यूज करना है, वहाँ पे प्लेसिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से मिला रहे हैं, किस तरीके से उसको रख रहे हैं, ठीक ना। कंपैक्शन कैसे कर रहे हैं कंक्रीट का, ठीक। तो ये सारा चीज से हमको डायरेक्ट ड्यूरेबिलिटी पे असर पड़ता है। वर्कमैनशिप आपको बताते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई मजदूर जो है मसाला मिला रहा है, कोई मिस्त्री जो है मसाला को रख रहा है, ठीक है। तो ये जो काम है इंसान के द्वारा जो किया जा रहा है, उसको हम लोग वर्कमैनशिप कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज देख लीजिएगा, अगर प्रॉपर हैंडलिंग या कंपैक्शन नहीं हुआ, ठीक, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रॉपर हैंडलिंग और कंपैक्शन की वजह से आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म डेंस कंक्रीट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला हमारा क्या है, केमिकल एडमिक्सचर है। केमिकल एडमिक्सचर का हमारा यूज जो है, ये हमको क्या बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है, ताकि हमारा कंक्रीट का क्या हो सके, ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। और केमिकल एडमिक्सचर जैसे कि आपका वाटर रिड्यूसर हो गया, सुपर प्लास्टिसाइजर हो गया, कोरोजन इनहिबिटर्स हो गया, ठीक है, ये हमारा जो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इम्प्रूव कर सकता है और उसका वर्केबिलिटी को अच्छा कर सकता है। आपको जो है एग्जांपल याद रखना है केमिकल एडमिक्सचर का, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वाटर रिड्यूसर क्या है, सॉरी एग्जांपल बताइए किस चीज का, केमिकल एडमिक्सचर का। तो एग्जांपल हो गया वाटर रिड्यूसर, सुपर प्लास्टिसाइजर, कोरोजन इनहिबिटर्स। तो ये सब कुछ एग्जांपल है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग जो है सही से केमिकल एडमिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। अगला हमारा क्या, लिस्ट द वेरियस कंक्रीट केमिकल्स यूज्ड फॉर एयर इंट्रेनिंग। सबसे पहला सवाल ये उठता है सर ये एयर इंट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। तो एयर इंट्रेनिंग हमारा क्या है, एयर इंट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है हवा का बबल मिलाकर सामान बनाया जाता है, ठीक है। एयर इंट्रेनिंग में किया जाता है, हवा का बबल मिलाकर सामान बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर एयर इंट्रेनिंग करते क्यों हैं, ठीक है। हम लोग जो है एयर इंट्रेनिंग मिक्सचर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या इंक्रीज कर सके, रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट द अल्टरनेटिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल, ठीक है। एयर इंट्रेनिंग का इस्तेमाल हम लोग जो है, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या इंक्रीज कर सकें, रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट द अल्टरनेटिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल्स ऑफ वाटर। फ्रीजिंग और थाइंग साइकिल्स जो वाटर का होता है, उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग एयर इंट्रेनिंग करते हैं। आपको जो एयर इंट्रेनिंग पूछेगा नहीं, बस आप इसका केमिकल नाम याद रखिए। इसमें हम लोग सबसे अच्छा केमिकल जो नेचुरल वुड या रेजिन इस्तेमाल करते हैं, विंसल रेजिन इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, फैटी एसिड इस्तेमाल करते हैं, अल्कली सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ गए। तो ये आपका कुछ लिस्ट हो गया किसके लिए, एयर इंट्रेनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिस्कस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आपको कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्लास्टिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आपको वो चीज बताना है यहाँ पे। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक हमारा जो है कई जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल कर लिए, ठीक ना, या फिर कहीं पे प्लास्टिक का शेड दे दिए। बात समझ में आ रही है, या फिर प्लास्टिक का इंसुलेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोग कई तरह से प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्लास्टिक का प्रॉपर्टीज क्या क्या देखेंगे। खास करके पाइप वगैरह जो डालते हैं तो प्लास्टिक का रहता है। तो हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी जो देखेंगे वो हमारा क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, लाइट वेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मेलेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होना चाहिए उसमें। थर्मल मतलब हो गया हीट, इलेक्ट्रिकल तो मतलब आप समझते ही हैं, इंसुलेशन का मतलब आप क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये भी तो आप समझते ही होंगे।
ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चीज जो हम लोग देखेंगे प्लास्टिक में, वो तो प्लास्टिक का सबसे अच्छा खासियत है जिसकी वजह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? रेसिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन का मतलब तो जानते हैं ना, कि वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारा अगला चीज जो है वो है लो मेंटेनेंस। हम लोग जो है ऐसा प्लास्टिक इस्तेमाल करना चाहेंगे जिसमें मेंटेनेंस कम हो, वाटर रेसिस्टेंस अच्छा हो। देखिए आप समझते होंगे कि ये सब क्या प्रॉपर्टी बता रहे हैं भाई। देखो बहुत तरह का प्लास्टिक होता है, ठीक है, तो हम लोग जो भी प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे तो वो सब देख लेंगे कौन सा प्लास्टिक है। कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता भी पड़ना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देख लेंगे? एस्थेटिक वर्सेलिटी, दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे चीज का हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। कोई भी प्लास्टिक जो भी इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो ये सारा उसका हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है? सारा प्रॉपर्टीज हमने एक एक करके लिख दिया है। आपको ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारा पीडीएफ को आप पढ़िए अच्छे से, इसका नोट्स जो है बहुत खतरनाक। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लास्टिक जो है हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए? हाई ड्यूरेबल होना चाहिए, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को वो रेसिस्ट कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। बात समझ गए। उसके उसके बाद ये हमारा क्या होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट करने का मतलब है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत सारा, जैसे मेटल हो गया, कंक्रीट हो गया, वुड हो गया, ये सब बहुत भारी होता है, तो ये सब के तुलना में ये हमारा क्या होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन आसानी से कर सके, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी हो गया, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। प्लास्टिक इस्तेमाल ही किया जाता है कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन हमको दे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आप कवर देखिएगा प्लास्टिक का लगा रहता है, केबल कोटिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। रेसिस्टेंस टू कोरोजन देखने को मिले, जैसे कि प्लास्टिक आपका जो है कोरोड नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्लम्बिंग पाइप्स में, पानी वाला जो पाइप है, सीवेज सिस्टम वाला पाइप जो उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये हमारा जो है कुछ तरह का थे। उसके बाद हम लोग एक चीज और क्या देखेंगे? लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस मतलब बार बार जो है हमको मेंटेनेंस का काम नहीं करना पड़ता है। और ये हमारा जो प्लास्टिक का बहुत अच्छा गुण है कि इसमें जो है बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए। बात समझ गए। ये हमारा जो है डीके भी नहीं होता है, ये बात भी आप देख लीजिए, ये भी इसका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से हमारा बाकी प्रॉपर्टी भी है, वाटर रेसिस्टेंस, कॉस्ट इफेक्टिव, एस्थेटिक वर्सेटिलिटी, ये आप जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कार्बन कंपोजिट? ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन कंपोजिट होता क्या है? तो कार्बन कंपोजिट जो है होता क्या है, ये आपको हम सबसे पहले बताते हैं। कार्बन फाइबर से बना हुआ मजबूत सामान को हम लोग कार्बन कंपोजिट कहते हैं। कार्बन फाइबर, गौर से सुनिएगा, कार्बन फाइबर से बना हुआ एक खास तरह का मजबूत सामान होता है जिसमें कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन कंपोजिट कहते हैं। तो कार्बन कंपोजिट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज कार्बन फाइबर रेनफोर्समेंट पॉलीमर, CFRP भी कहते हैं। कार्बन कंपोजिट का दूसरा नाम क्या है? CFRP। CFRP कहने का मतलब हो गया कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। ये एक हाई परफॉर्मेंस मटेरियल है जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? कार्बन फाइबर्स को जो है पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ मिला के बनाया गया है। ठीक, कार्बन फाइबर्स आपको क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है और स्टीफनेस देता है। कार्बन फाइबर का क्या काम है? स्ट्रेंथ और स्टीफनेस देना। ठीक, और उसके बाद जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स है वो हमको क्या करता है? बाइंड करता है फाइबर्स को, मतलब उसको आपस में जोड़ने का काम करता है, और ट्रांसफर करता है उसके बीच का लोड को। इस तरह के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलता है? एक लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल मिलता है। क्या बोले? गौर से सुनिएगा। कार्बन कंपोजिट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बन कंपोजिट में हमारा क्या होता है? दो चीज होता है, एक हमारा जो है कार्बन फाइबर होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? पॉलीमर मैट्रिक्स होता है। कार्बन कंपोजिट में दो मटेरियल होता है, कौन कौन सा? एक होता है कार्बन फाइबर, दूसरा क्या होता है? पॉलीमर मैट्रिक्स। कार्बन फाइबर का इसमें क्या काम है? कार्बन फाइबर क्या देता है? स्टीफनेस देता है और स्ट्रेंथ देता है। पॉलीमर मैट्रिक्स उसको जोड़ता है,
ठीक है। और इस दोनों के जोड़ से जो मटेरियल बनता है वो बहुत खतरनाक है। वो कौन सा मटेरियल बनता है? एक लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल बनता है, जो कि कहाँ इस्तेमाल होता है? एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव में, या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब जो है कार्बन कंपोजिट का क्या क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं। हाई स्ट्रेंथ टू वेस्ट वेट रेशियो देखने को मिलता है, मतलब कम वजन में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दे देता है ये। कोरोजन रेसिस्टेंस, ये जो है कोरोजन से जंग रोधक होता है। ड्यूरेबिलिटी, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कंपोजिट एक्सीलेंट फैटिग रेसिस्टेंस देता है ये हमको। इसमें हमारा जो है बिना डिग्रेड हुए आपको जो है रिपीटेड लोडिंग भी अच्छा देगा ये। और इस ड्यूरेबिलिटी की वजह से हमारा क्या होता है? लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर जो है इंक्रीज कर जाता है, और मेंटेनेंस जो है उसमें कम पड़ता है। इसलिए ये कार्बन फाइबर जो सॉरी कार्बन कंपोजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्बन कंपोजिट हमारा कहाँ देखने को मिलेगा? कोरोजन रेसिस्टेंस में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मेटल्स हो गया, तो ये सब में हमारा क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। कार्बन कंपोजिट में जंग लगने का चांस जो है बहुत कम रहता है। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो में जो है कार्बन कंपोजिट जो है आपको क्या ऑफर करता है? एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो कैसे देता है ये सर? ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इसका वजन जो है बहुत कम होता है बाकी मटेरियल की तुलना में, तो इसलिए ये हमको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो देता है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट इसका देखते हैं और प्रॉपर्टीज का, वो हमारा क्या है? ये हमको अच्छा डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा यहाँ पे, ठीक ना। कार्बन कंपोजिट कैन बी मोल्डेड इनटू कॉम्प्लेक्स शेप। कार्बन कंपोजिट को आप जो है किसी भी तरह का मुश्किल से मुश्किल शेप में ढाल सकते हैं इसको आप, समझ गए? जिससे कि हमको एक खास तरह का स्पेसिफिक डिजाइन मिल सकता है। और इससे हमको क्या मिलेगा? इनोवेट और इफिशियंट डिजाइन कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन में हम लोग नया नया तरह का डिजाइन भी बना सकते हैं, मतलब जैसा सोच लोगे वैसा डिजाइन यहाँ पे आप बना सकते हो। किसकी वजह से? कार्बन कंपोजिट मटेरियल की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये हमको जो है कम्प्लेक्स शेप में आसानी से ढल जाता है। उसके बाद इसमें अगर थर्मल स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। इसमें लो थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, कार्बन कंपोजिट में क्या होता है? लो थर्मल एक्सपेंशन होता है। बात समझ गए? और ये हमारा मेंटेन करता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अगर आपका टेम्परेचर का चेंज भी हो रहा है तो वहां पे वो अपना जो है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। मतलब इसका जो है स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ता है। ठीक, जिसके वजह से अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है? लो डेंसिटी। लो डेंसिटी में हमको क्या मिलता है? कार्बन कंपोजिट का जो है लो डेंसिटी होता है, जिसके वजह से हमको क्या होता है? ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर जो है रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाता है, किसके वजह से? लो डेंसिटी प्रॉपर्टी की वजह से। और इसमें हमको जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी फायदा मिलता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह या फिर हैंडलिंग करना हो तो उसमें भी हमको आसानी रहता है। हैंडल करना मतलब इसको आसान है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम होता नहीं है। ठीक है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो आपको बचता ही बचता है। और ये सब की वजह से आपको ओवरऑल क्या बचेगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा लो डेंसिटी की वजह से, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान है, उठाना भी आसान है। अगर भारी भरकम रहेगा तो फिर उसके लिए क्रेन बुलाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबर लगेगा, लेकिन वैसा इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी भी इसका अच्छा है। ठीक है, लाइट वेट नेचर होने की वजह से हमको जो है बिल्डिंग्स में एनर्जी सेव करने में मदद मिल सकता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। रेसिस्टेंस टू क्रीप और फैटिग भी इसमें देखने को मिलता है। किसमें? कार्बन कंपोजिट में रेसिस्टेंस टू क्रीप और फैटिग भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सीलेंट रेसिस्टेंस शो करेगा क्रीप के लिए। क्रीप क्या होता है? डिफॉर्मेशन अंडर लॉन्ग टर्म लोडिंग। उसके बाद फैटिग भी आपको देखने को मिलता है। फेलियर ड्यू टू रिपीटेड लोडिंग, अगर बार बार लोड लग रहा है तो हमारा मटेरियल फेल कर जाता है, जिसको हम लोग फैटिग कहते हैं। और ये सब की वजह से हमको ये क्या करता है? सुटेबल बनाता है कहाँ पे? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। मतलब अगर आप चाहते हैं कि बिल्डिंग हमारा लंबे समय तक टिके तो वहां पे हम लोग जो है ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन कंपोजिट। मतलब ओवरऑल मिला के कार्बन कंपोजिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत अच्छा मटेरियल है। प्रेजेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। अगर आप रिसर्च करना चाहें तो कार्बन कंपोजिट पे रिसर्च कर सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये सब आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है?
मतलब आप जो है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट्स फॉर द सक्सेसफुल रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट? ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट करने का मतलब क्या हो गया? कचरे को सही तरीके से मैनेज करना जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। बात समझ गए? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हो गया कचरे को सही तरीके से मैनेज करना जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। बात समझ गए? तो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में हमको क्या मिलता है? एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच मिलता है। किस चीज़ के लिए? मैनेजिंग वेस्ट, वेस्ट को मैनेज करने का एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच मिलता है जो कि मिनिमाइज करता है हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को। उसके बाद रिसोर्स को कंजर्व करता है, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करता है। इसमें हमारा जो है कई तरह का स्ट्रेटजीज आता है जब हम लोग सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, यानी कचरे का सही से वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे कंस्ट्रक्शन के कचरे का, तो हमारे पास जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी में हमारा क्या आएगा? वेस्ट रिडक्शन, कि हम लोग कचरा कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं, उसको बार बार कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर रिसाइकल मतलब उसी का कुछ नया प्रोडक्ट बना दिए। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग काम कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद और क्या चीज़ का स्ट्रेटजी बनाएंगे? प्लानिंग किस चीज़ का करेंगे? डाइवर्टिंग वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स एंड मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। ठीक है, वेस्ट को हम लोग जो है डाइवर्ट करेंगे और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को मिनिमाइज करेंगे। इसके साथ साथ और क्या है? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट जो है इम्फेसाइज करता है कि इस पे लाइफ साइकिल ऑफ मटेरियल्स को और फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब अगर आप समझ गए तो एग्जाम में आपको खुद से बना के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो हम लंबा चौड़ा लिखे हुए तो आपको याद रहेगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का बस आप मतलब समझ लीजिए, उसके बाद आपको एग्जाम में खुद से बना के लिखना पड़ेगा। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब बताएं? आसान भाषा में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? कचरे को सही तरीके से मैनेज करना, ठीक, जिससे हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कहेंगे। अब आप इस पे अपने से बना के लिख दीजिएगा। आगे हमको क्या कर रहा है? व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट्स फॉर सक्सेसफुल रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट? प्री रिक्विसाइट, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है आधार। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप जो सक्सेसफुल रिसाइकलिंग कीजिएगा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का, उसका क्या आधार है, मतलब किस आधार पे आप कीजिएगा उसका सक्सेसफुल रिसाइकलिंग, यानी कि रिसाइकलिंग जो हमारा होगा वो हम लोग किस आधार पे करेंगे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि बिल्डिंग, रोड या कोई भी कंस्ट्रक्शन का चीज जो जब तोड़ने के बाद जो कचरा बनता है, बचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट कहते हैं। तो उसको आपको क्या करना है? रिसाइकल करना है। रिसाइकल का मतलब क्या होता है? रिसाइकल का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल, मतलब हमारा जो भी कचरा है उसको हम लोग फिर से रीयूज कर सके, कुछ ऐसा बनाइए। कन्वर्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। जैसे कि मान के चलिए हम लोग कोई बिल्डिंग तोड़े, ईटा का जो टुकड़ा है उसको कहाँ डाल दिया? गड्ढा में डाल दिया, गड्ढा बढ़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? उसका यूज हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमसे वो चीज नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर आप जो है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिसाइकल कीजिएगा तो किस आधार पे कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट जो भी उसको हम लोग सोर्स पे सेपरेट कर लेंगे, मतलब जहां से वो कचरा निकल रहा है वहीं पे हम लोग उसको क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। जिस भी टाइप का मटेरियल है उसको अलग अलग बांट देंगे। मटेरियल को हम लोग किसके आधार पे बांटेंगे? कंक्रीट का जो होगा उसको अलग कर लेंगे, लकड़ी वाला को अलग कर लेंगे, मेटल अलग कर लेंगे, प्लास्टिक अलग कर लेंगे, और जिप्सम जो भी है उसको सबको हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। बात समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल को सोर्स पे ही सेपरेट कर लेंगे जहां से निकल रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, हम लोग जो रिसाइकल कैसे कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग के पास जो रिसाइकल करने का क्या क्या फैसिलिटी है। ठीक, इसमें हमारा क्या क्या रहेगा? फैसिलिटीज में हमारा क्या क्या रहेगा? इक्विप टू हैंडल प्रोसेस एंड रिसाइकल मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। फैसिलिटी के नाम पे हमारे पास कुछ वैसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो उस मटेरियल को क्या कर सके? हैंडल कर सके, प्रोसेस कर सके और रिसाइकल कर सके मटेरियल को, ताकि हम लोग उसका जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको रिसाइकल कर सके। जैसे आपको एक बात बता दो, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारा जो भी प्लास्टिक वेस्ट निकलेगा उस प्लास्टिक को हम लोग क्या करेंगे? रिसाइकल कर लेंगे।
बात समझ में आ रहा है? उसको पिघला के फिर नया मटेरियल तैयार किया जा सकता है। उसी तरह से जो हमारा छड़ वगैरह निकलेगा, छड़ को लोहा को गला के फिर से नया लोहा तैयार किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसमें कुछ और भी पॉइंट है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में, तो आपको हम और बताते हैं। अगला हमारा क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो ताकि हमारा क्या हो सके, रिसाइकलिंग को सपोर्ट कर सके। इसमें हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जिसमें कि हम लोग रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाएंगे, जिसमें कि हमारा वेस्ट सेपरेशन होगा, इंकरेजिंग रिसाइकलिंग होगा। जैसे कि अभी आप देखिएगा, अभी के समय में प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या कहा गया, बहुत सारा जो है बैंक या एटीएम टाइप का मशीन लगाया गया, जिसमें आप प्लास्टिक वेस्ट डालिएगा, प्लास्टिक का बोतल उटल डालिएगा ना, तो अंदर से आपको जो कुछ गिफ्ट के नाम पे चॉकलेट उकलेट या कुछ पैसा भी मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से आप जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइए कि जहाँ से हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का जो भी कचरा निकलेगा, उसको आप सेपरेट कीजिए, उसको आप रिसाइकल कीजिए, रिसाइकल करने आइएगा तो उसके लिए हम लोग जो है जगह जगह पे प्लांट वगैरह लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप रिसाइकल कराते हैं तो आपको जो भी बेनिफिट है वो सारा चीज़ उसको बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे, उसको एजुकेशन मतलब उसको शिक्षा देके बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसको हम लोग क्या इस्तेमाल करें, वो लोग ऐसे ही फेंक देता है। बात समझ में आ रही है? जबकि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि आपको लोगों के बीच जाके आपको क्या करना है, बेनिफिट बताना है रिसाइकलिंग का। और जगह जगह पे हम लोग कैंप लगा के ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे। उसके बाद अगला क्या है, इकोनॉमिक वायबिलिटी। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अ, हमारा जो है अगर रिसाइकलिंग आपको अगर सक्सेसफुल कर रखना है तो हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बाकी डिस्पोजल मेथड के तुलना में रिसाइकलिंग का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ना चाहिए। इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, बाकी के तुलना में बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद अगला चीज़ क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है। हमको ये भी देख लेना है कि हमारा जो भी रिसाइकल्ड मटेरियल है उसमें जो है नेसेसरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। बात समझ गए? उसके बाद अगला क्या, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। हमारा जो भी स्टेक होल्डर है उस सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, या फिर उसको पार्टनरशिप ऑफर करेंगे, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के साथ पार्टनरशिप रखेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। अगर मिल बांट के काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी अगर घर तोड़ रहा है तो उसके पास जो उसको रिसाइकल करने का सामान हो, कोई संभव नहीं है। तो जहाँ पर रिसाइकलिंग होता है उसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा। या फिर गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर लेगी, भाई गवर्नमेंट का जितना भी कचरा है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का, उसको रिसाइकल करने का जिम्मेवारी किसी कंपनी को दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग कोलेबोरेशन और पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अगला सवाल बड़ा मजेदार है कि हमारा जो है 3D प्रिंटिंग क्या होता है। अगला सवाल क्या है कि 3D प्रिंटिंग जो है हमारा क्या होता है। 3D प्रिंटिंग और इसका जो है, व्हाट इज 3D प्रिंटिंग, ठीक, 3D प्रिंटिंग का वर्किंग क्या है और इसका जो है बेनिफिट क्या क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बात समझ गए? तो सबसे पहले आपको हम क्या दिखाते हैं, ये रहा हमारा 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करते हैं, और जो भी तरह का मटेरियल है वो हम लोग बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है ना ड्रिल मशीन का हैंडल बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ड्रिल मशीन का हैंडल बन रहा है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको ये सुविधा मिल जाएगा 3D प्रिंटिंग का, जैसे कि काफ़ी सारे IIT NIT में है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, ये हमारा 3D प्रिंटिंग का प्रोसेस है। बात समझ गए? ये हमारा क्या है, 3D प्रिंटिंग का प्रोसेस है कि हमारा 3D प्रिंटिंग काम कैसे कैसे करता है। ठीक, तो आपको हम यहाँ से एक एक करके पहले सारा पॉइंट समझा देते हैं। 3D प्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ को 3D में बनाते हैं मटेरियल डाल करके। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा जो है 3D प्रिंटिंग काम कैसे कैसे करता है। तो स्टेप 1 में हमारा क्या हो जाता है, हम लोग जो है सबसे पहले डिजाइन बनाते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले कंप्यूटर पे 3D डिजाइन बनाया जाता है स्टेप 1 में। ये डिजाइन एक स्पेशल फाइल फॉर्मेट में होता है। उसके बाद हमारा जो है स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या किया जाता है, फाइल को अपलोड किया जाता है।
देखिए हमारा यहाँ पे जो फिगर में लिखा हुआ है ना, फिगर में जो आपके सामने है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको समझने के लिए बस फिगर दिखाया गया, तो डिटेल प्रोसेस इधर बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डिजाइन बनाया जाता है, उसके बाद फाइल को अपलोड किया जाता है, कहाँ पे, स्पेशल फॉर्मेट में। उसके बाद हमारा स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, लेयर कटिंग किया जाता है। जो भी आपको डिजाइन बनाया जाएगा ना, उसका लेयर कटिंग करते हैं। लेयर कटिंग मतलब उसको अलग अलग लेयर में काटा जाता है। जैसे कि मान के चलिए हमको इस तरह का अगर ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, तो इसको एक एक लेयर में काटेंगे। एक लेयर हो गया, दो लेयर हो गया, तीन लेयर हो गया, चार लेयर हो गया, और हम लोग एक एक लेयर प्रिंट करते हैं। और सारा लेयर जब कंबाइन हो जाएगा, मान के चलो एक लेयर आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, सारा लेयर जब कंबाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, ये देखो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया ना। उसी तरीके से इसमें हम लोग लेयर कटिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में हम लोग जो है मटेरियल डालते हैं। हमको जो ये सामान बनेगा वो किस मटेरियल का बनेगा, इसमें कई तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो मटेरियल फीडिंग करते हैं हम लोग। कहाँ मटेरियल फीड करते हैं, हमारा जो भी 3D प्रिंटर है उसमें मटेरियल फीड करते हैं। उसके बाद हमारा जो है स्टेप 5 में जो है हमारा क्या हो जाता है, लेयरिंग होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, रिपीट कर सकता है, इसलिए सारा स्टेप याद कीजिए। लेयरिंग होता है, ठीक है। लेयरिंग होने के बाद हमारा क्या है, स्टेप 6 में ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। हमको जो भी चीज चाहिए वो बनना शुरू हो जाता है। बात समझ गए। और स्टेप 7 में जब वो बन क्या हो जाएगा, बनने के बाद क्या होता है कि ये चीज हमारा गर्म हो जाता है, तो स्टेप 7 में हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। बात समझ गए, कूलिंग करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है स्टेप 8, उसमें आप क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट को साफ या पॉलिश किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनिशिंग कहते हैं। बात समझ गए। कूलिंग में क्या करते हैं, बने हुए ऑब्जेक्ट को थोड़ा टाइम के लिए कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वो ठंडा हो जाए और उसका शेप में क्या आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए। तो ये आपका 3D प्रिंटिंग का आइडिया हो गया। अब आइए इसको कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो बताते हैं। एग्जाम में क्या लिखना है, 3D प्रिंटिंग क्या होता है। 3D प्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, क्योंकि एक लेयर ऐड हुआ, दूसरा ऐड हुआ, तीसरा ऐड हुआ, ठीक है, और चौथा ऐड हुआ, पांचवा ऐड हुआ, इस तरह से लेयर ऐड होने से क्या हो गया, एक शेप बन गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है 3D प्रिंटिंग को। इसमें हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करके हम लोग 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमको क्या करता है, कम्प्लेक्स शेप बनाने में मदद करता है, जो कि हमारा रियल लाइफ में बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको 3D प्रिंटिंग की मदद से हम लोग बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग का वर्किंग अभी आपको हम समझाए हैं। डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, प्रिंटिंग प्रोसेस में जाता है, लेयरिंग शुरू होता है, एक लेयर करके बनता है। प्रोसेस होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको अगर जरूरत पड़ा तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया उसको साफ भी करते हैं, पॉलिश भी करते हैं, वगैरह वगैरह हम लोग काम करते हैं। बात समझ गए। तो ये हमारा क्या, किस चीज के बारे में हो गया, 3D प्रिंटिंग के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। बेनिफिट क्या क्या है 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग का बेनिफिट क्या है, ये तो आप ऐसे भी बना के लिख दीजिएगा। पहला, कस्टमाइजेशन देता है। दूसरा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग देता है। रिड्यूस वेस्ट, इसमें वेस्ट जो है बहुत कम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे एक हमारा, जैसे अभी क्या बोले, 3D प्रिंटिंग को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं 3D प्रिंटिंग को। और एक हमारा होता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। एक हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये हमारा क्यूब हो गया। क्यूब के अंदर हमको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये हमारा जो है क्यूब है, जिसको आप हिंदी में घन कहते हैं। तो घन के अंदर हमको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। इसको हम लोग मटेरियल काट के मटेरियल हटाएंगे और लास्ट में हम जो एक ट्रायंगल बना देंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल काट के अलग कर रहे हैं, तो मटेरियल हमारा वेस्ट होता है। जबकि 3D प्रिंटिंग में हम लोग लेयर बाय लेयर बनाते हैं, तो मटेरियल वेस्ट नहीं होता है। बात समझ गए। तो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्या होता है, मटेरियल रिमूव करना पड़ता है, जिसमें वजह से हमारा मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल बैचेस, अगर छोटा मोटा बनाइएगा तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। लाइट वेट स्ट्रक्चर बन जाएगा आसानी से। डिमांड के अनुसार आपको जो भी चाहिए वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। रिड्यूस लीड टाइम्स, ठीक है। इनोवेशन इन डिजाइन, आप डिजाइन में जो है नया नया इनोवेशन ला सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नया नया डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो वो आप बना सकते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि किसी IIT के स्टूडेंट ने क्या किया था, 3D घर बना दिया था। 3D प्रिंटर की मदद से एक पूरा का पूरा बिल्डिंग बना दिया था। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए 3D प्रिंटिंग हम लोग को जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग के पास अगला सवाल क्या है, हाउ कैन वी रिसाइकल कंस्ट्रक्शन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन वेस्ट को हम लोग जो है कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो रिसाइकल का भी आपको मतलब हम बताए थे। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। रीयूजेबल मटेरियल में आपको उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बात समझ गए। तो वो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला कचरा है उसको हम लोग कैसे फिर से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका क्या क्या टाइप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स वाला क्वेश्चन आपका और ये क्वेश्चन दोनों आपका रिपीट कर सकता है, यानी कि ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, इसका ये रहा आपका, क्या रहा सर, ये है आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट। आप देख सकते हैं किसी बिल्डिंग को तोड़ा गया तो ये हमारा क्या कंस्ट्रक्शन वेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका टाइप्स का बात कर लेते हैं, हमारे पास जो है किस किस तरह का कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट कहाँ से आता है, कंक्रीट और मशीनरी से आता है। दूसरा ये हमारा कहाँ से आता है, मेटल्स वगैरह जो आता है, जैसे आप घर उर तोड़िएगा, छड़ उड़ तो रहता है, या फिर और भी मेटल्स रहता है, खिड़की उड़की का फ्रेम का, तो वहां से भी आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट जनरेट होता है। खिड़की दरवाजा जो है लकड़ी का बना होता है, तो ये भी आपका जो है कंस्ट्रक्शन वेस्ट का एक तरह का टाइप हो गया। वुड, उसके बाद हमारा जो है प्लास्टिक वगैरह भी मिलता है, पाइप वाइप तो हम लोग प्लास्टिक का लगाते हैं ना। ग्लास मिलता है, खिड़की सब में जो शीशा लगा रहता है। अगर आप रोड तोड़िएगा तो एसफाल्ट मिलेगा, बात समझ गए। उसके बाद हमको जो है इसमें क्या देखने को मिलता है, जिप्सम। ठीक, उसके बाद हमको और क्या क्या मिलेगा, इंसुलेशन मटेरियल्स वगैरह भी मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन वेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हो गया। और ये सबको हमको क्या करना होता है, रिसाइकल करना होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं रिसाइकल में क्या क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन वेस्ट का रिसाइकलिंग समझते हैं, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सेग्रीगेशन करेंगे, मतलब हम लोग अलग अलग कर लेंगे। हमारा जो भी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है या कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसको हम लोग सेग्रीगेशन करेंगे। जैसे कि हमारा जो कंक्रीट को अलग करेंगे, मेटल को अलग करेंगे, वुड अलग होगा, प्लास्टिक अलग होगा। ठीक है, ताकि हमको रिसाइकलिंग करना आसान हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रशिंग और स्क्रीनिंग करेंगे। क्रशिंग और स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट मशीनरी वेस्ट को क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे, तोड़ेंगे और स्क्रीन किया जाएगा, ताकि हम लोग रिसाइकल्ड एग्रीगेट बना सकें। उसको रिसाइकल करने के लिए एग्रीगेट बना सके, उसको हम लोग उतना टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देंगे, बात समझ आ रहे हैं? उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रीप्रोसेसिंग ऑफ वुड वेस्ट। हमारा जो भी वुड वेस्ट है उसको हम लोग रीप्रोसेस कर सकते हैं। इससे हम लोग पार्टिकल बोर्ड, मल्च या बायोमास फ्यूल भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर कोई हमारा बड़ा टिम्बर है, ठीक है, तो उसको हम लोग वापस से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हमारा अगला चीज़ क्या है, मेटल रिसाइकलिंग। मेटल को कैसे रिसाइकल किया जाएगा, मेटल जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह को जो है सेपरेट कर लेंगे और इसको रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर उसको पिघला कर रिफॉर्म किया जाएगा, नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में क्या होगा, प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के रूप में, जैसे कि पाइप, इंसुलेशन, कंपोजिट मटेरियल के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, हमारा जो है किस टाइप का प्लास्टिक है ये हमको क्या बताएगा, स्पेसिफिक रिसाइकलिंग प्रोसेस कौन सा लगेगा, ये चीज़ तय करेगा। मटेरियल्स को हम लोग क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। अगर जो मटेरियल हमारा गुड कंडीशन में, जो कि बहुत अच्छा है, जैसे कि कुछ ईटा बहुत अच्छा है, टाइल्स अच्छा है, फिक्सचर बहुत अच्छा है, तो उसको साफ कर लेंगे और दोबारा से हम लोग जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे आप देखिएगा अगर दीवार टूटता है तो जो ईटा ठीक ठाक रहता है उसको दोबारा से हम लोग साफ सुफ करके इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद कंक्रीट का हम लोग रिसाइकलिंग करेंगे। ठीक है, कंक्रीट वेस्ट को क्या करते हैं, क्रश करेंगे, उसको एग्रीगेट बनाएंगे और न्यू कंक्रीट का इस्तेमाल करके हम लोग जो है रोड का बेस मटेरियल तैयार कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद लैंडस्केपिंग करेंगे मटेरियल्स का। टाइप्स तो अभी आपको बताए थे कि क्या क्या टाइप कंस्ट्रक्शन वेस्ट का, जो कि कंक्रीट वगैरह का एक टाइप हो गया। दूसरा हमारा मेटल्स वगैरह जो निकलता है दूसरा टाइप हो गया। तीसरा हमारा लकड़ी निकलता है कंक्रीट वेस्ट में। प्लास्टिक भी निकलता है, ग्लास शीशा जो है आपका विंडो डोर से निकलता है। ठीक है, उसके बाद असफाल्ट आपको कहाँ से मिलता है, रोड से आपको असफाल्ट मिलता है। जिप्सम जो है
ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल्स मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको हम बता चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में खुद से बना के लिख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आएगा तो अपने से भी लिख सकते हो। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन लिस्ट द टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन मोटार। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे मोटार लिखा है। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे कुछ अजीब जैसा नाम लिखा था, तो हमको समझ में नहीं आया, तो हमको लगा मोटार ही होगा, तो इसलिए हमने मोटार को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन मोटार। पहले समझते हैं कि मोटार होता क्या है। मोटार में हमारा क्या क्या चीज़ रहता है। मोटार जो है हमारा मिक्सचर है, किस किस चीज़ का मिक्सचर है सर। मोटार हमारा जो है एक तरह का पेस्ट होता है, जो कि किससे बना होता है, बालू से, पानी से, सीमेंट से, या फिर चूना। सीमेंट ना इस्तेमाल करके आप चूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मोटार कहते हैं। मोटार पे हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, वाटर रिटेंशन टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो मोटार पे हम लोग इस तरह का कई सारा टेस्ट करते हैं। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है, क्या उठता है कि सर आप हमको ये बताइए कि क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। कोई दो एक्सप्लेन करने का रहा है, तो हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग जो है ऊपर से दो को टेस्ट एक्सप्लेन कर देता है कि नहीं। आपको जो है कम से कम दो तीन टेस्ट जो है अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिव, टेंसाइल। ठीक है, उसके बाद आपका जो है और भी चीज़ जो है, जैसे कि अदर टॉपिक सब में कंक्रीट का भी बहुत सारा टेस्ट है, तो वो भी आपको टेस्ट याद होना चाहिए। ये सब टेस्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। कंक्रीट का जो भी टेस्ट है, मोटार का टेस्ट हो गया, ठीक ना। उसके बाद सीमेंट का भी टेस्ट आप देख लीजिएगा, और साथ साथ ब्रिक का टेस्ट तो आपसे पूछा ही है। ब्रिक में आप प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, ब्रिक में जो है आपको क्या देख लेना है, इसका प्रॉपर्टीज भी देख लीजिएगा, वो भी हमारा जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, सीमेंट तो आपका इम्पोर्टेंट है ही है भाई, पूरा सीमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक ना। आप देख लीजिएगा हमारा जो है शॉर्ट नोट्स ये सब पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपको एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा चीज़ जो है वो आपका जो है काम का होता है, इसलिए आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। उसमें जो भी लिंक दिया है उसके थ्रू आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या जो भी चीज़ है वहाँ पे आप जा सकते हैं। हम लोग जो है दो टेस्ट एक्सप्लेन करने वाला है। सबसे पहला हमारा जो है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करने का मतलब क्या है, इससे हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाले हैं। एबिलिटी ऑफ मोटर टू विथ स्टैंड कंप्रेसिव फोर्स, अगर हम लोग मोटर पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो उसको रेसिस्ट कर पाएगा कि नहीं, उसको झेल पाएगा कि नहीं, वो सारा चीज़ हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट हमारा जो क्रूशियल होता है, क्योंकि ये हमको मदद करता है किसमें, डिटरमाइन द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर। मोटर का जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, नहीं है, वो चीज़ पता करने के लिए हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ट हमारा जो है टाइपिकली कंडक्ट किया जाता है स्टैंडर्ड मोटर बना करके। ठीक है, स्टैंडर्ड मोटर का क्यूब्स बना करके, जो कि यूजुअली 50 mm से 70.7 mm का क्यूब होता है। उसके बाद उसको कहाँ सब्जेक्ट किया जाता है, कंप्रेसिव लोड में सब्जेक्ट किया जाता है। मतलब जो भी हमारा क्यूब बनेगा उसके ऊपर हम लोग कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। और ये लोड हमारा जो है कंप्रेसिव लोड कहाँ पे लगेगा, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लगेगा। और ये कब तक लगाया जाता है, जब तक कि हमारा फेल नहीं कर जाता है। फेल्योर होने तक ये क्यूब पे हम लोग जो है कंप्रेशन लोड लगाते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। प्रोसीज्योर के नाम पे हमारे पास क्या क्या प्रोसीज्योर है। सबसे पहले मोटार का क्यूब बनाते हैं, एक मोल्ड तैयार करके। ठीक है, उसके बाद उसको सेट होने देते हैं, हार्डन होने देते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कितना दिन के लिए, 28 दिन के लिए। हार्डन क्यूब जो भी हमारा, उसको हम लोग कहाँ पे डालते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालते हैं। उसके ऊपर हम लोग जो है ग्रेजुअल लोड लगाते हैं। मैक्सिमम लोड जो है फेलियर के टाइम पे वो जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। और हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे, डिवाइडिंग द लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्यूब। हमारा क्यूब का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग डिवाइड करके, जैसे आपका जो है क्या करेंगे, हम लोग लोड बटा क्या कर देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कर देंगे। और हमको क्या मिल जाएगा, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगा। हम लोग यहाँ से जो है अगला टेस्ट देखते हैं। अगला टेस्ट हमारा क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग जो है
टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में ये हमारा क्या बताता है, मोटर का एबिलिटी बताता है टू रेसिस्ट टेंशन फोर्सेस। जैसे हमारा पहला क्या था, कंप्रेशन फोर्स। तो आपको तो मालूम है हमारे पास फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है कंप्रेशन, दूसरा हमारा क्या होता है, टेंशन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा क्या बताएगा, एबिलिटी बताता है किस चीज का, रेसिस्ट टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स को रेसिस्ट करने का एबिलिटी बताता है। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जहाँ पे हमारा कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर मोटर मोटर पे हमारा जो है टेंसाइल स्ट्रेस लगने वाला है तो वहाँ पे तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। ये हमारा टेस्ट जो है लेस कॉमन है, मतलब ये टेस्ट बहुत ज़्यादा होता नहीं है, आम चलन में ये चीज़ होता नहीं। कंप्रेसिव वाला बहुत होता है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, आम में, आम बोलचाल की भाषा में या आम चलन में टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं के बराबर होता है। प्रोसीजर क्या है, एक स्टैंडर्ड साइज का मोटर जो है, मोटर ब्रिक्वेट बनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक स्टैंडर्ड साइज का मोटर ब्रिक्वेट बनाएंगे जो कि हमारा डंबल शेप का होगा। और जहाँ पे हमको क्या चीज मेंटेन करके रखना है, क्रॉस सेक्शन को स्मॉल मेंटेन करके रखना है। बीच में एक डंबल शेप का बनाएंगे, डंबल में आप देखिएगा बीच में एक पतला सा क्रॉस सेक्शन होता है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद ब्रिक्वेट को प्लेस किया जाता है टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में, ठीक है, जहाँ पे दोनों एंड पे हमारा जो है ग्रिप और ग्रेजुअल टेंसाइल लोड जो है अप्लाई किया जाता है, जब तक कि ब्रिक्वेट फ्रैक्चर नहीं कर जाता है, मतलब इसको पकड़ के खींचा जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को फिर कैलकुलेट किया जाता है कैसे, डिवाइडिंग द मैक्सिमम टेंसाइल लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड बाय एरिया आपको तो मालूम ही है, तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ का लेते हैं, नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ ब्रिक्वेट का लेते हैं। ब्रिक्वेट का जो सबसे पतला वाला हिस्सा, नैरोएस्ट पॉइंट, वहां से हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप बहुत सारा टेस्ट, जो भी हमारा मटेरियल से रिलेटेड जो भी टेस्ट है, अगर आप उसको जानना चाहें या देखना चाहें, तो आप हमारे जो है बाकी वीडियो को चेक कीजिए, बहुत सारे टेस्ट को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक। तो ये था हमारा किस चीज का, पीवाईक्यू सॉल्यूशन था 2023 का, ठीक है। आप 2022 का भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख के जाइए, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट करेगा, या फिर आप हमारा जो भी नेक्स्ट पीवाईक्यू सॉल्यूशन है उसको भी अच्छे से देखिए, समझिए। जो भी डाउट है या कुछ तरह का एरर दिखता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बात समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।